आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल। ईद का दूसरा दिन, इतवार का रोज़, यानी आज तो ज़रूर भरपूर छुट्टी मनाई जा रही है, लेकिन ऑल गन्स ब्लेजिंग हैं जी हमारी शेफ़ सिमरा, बिकॉज़ इसने एक नहीं दो नहीं कई सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। वाटरमेलन का कूलर है जो कि इस गर्मी में यकीनन आपके लिए बहुत रिफ़्रेशिंग लगेगा, सो यू मस्ट ट्राई दैट। इसके अलावा जो बड़ा रिवायती सा हमारा पुलाव है वो रेडी है, चाइनीज़ रेडी है, मीठा तो अभी हमने एंजॉय किया वॉल्स। इसके अलावा कुछ बनाने लगी हो? कुछ और भी बनाया? मैंने लजीजा की लबी शीरी बनाई है, वो भी रेडी है। साथ में ईद जो है अपनी ख़ास बनाए, अपनों के साथ बनाए, रॉयल सिलेक्शन के साथ। इन लोगों की डबल चॉकलेट चिप और बादामी जो है फ्लेवर आया है, रियल बादाम और पिस्ते के साथ है। तो अपनी जो ईद सेलिब्रेशन और भी डबल और अच्छी उसके साथ लोगों के साथ बनाए। तो बॉल्स हमारे सुनो, साथ ये तुमने बॉल्स का मशवरा तो दे दिया है, इस वक्त फ्रीजर में भरा हुआ है गोश्त, रखें किधर इसको, इसलिए फौरन लाएं और फौरन खा जाएं। मैंने ज़्यादातर घरों में देखा है कि फ्रिज और डीप फ्रीजर अलग हो जाता है। जब बकरा ईद आती है तो वो डीप फ्रीजर ऑन हो जाते हैं, वरना वहाँ पर स्टोरेज का सामान होता है। एब्सोल्युटली। और इससे पहले आपने सफाइयाँ की हुई हैं। अब आपके फ्रिज में समाया हुआ है, डीप फ्रीज़र में समाया हुआ है इस वक्त बहुत सारा मीट, लेकिन अगर आपने वॉल्स मंगवा ही ली है तो फ़ौरन उसको सर्व कर दें। अच्छा जी, हमारे नए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हम सब की ख्वाहिश है कि यकीनन इनसे मुलाकात भी करें, लेकिन क्योंकि हम सब का जिक्र हो रहा है तो आपको बताते चलें कि इसी नाम से आ रही है इनकी नई मूवी, जो कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट रिलीजिंग ऑन बकरा ईद, बल्कि ये 14 अगस्त को रिलीज़ हो रही है। बड़ी पावरफुल इसका मैसेज है और मुझे इसके रशेस बहुत अच्छे लगे। और ख़ास तौर पे हालिया जो हमारे वाक़यात हुए उसके बाद एक दफ़ा फिर जो आपकी क़द्र कीमत है, जो मंजिलत है अपने अपने मुल्क की, अपनी आज़ाद रियासत की, वो मेरे ख़्याल में दोबारा से हमारे दिलों में उजागर हुई है। बच्चे बच्चे के दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत है, लेकिन जो इसके इंटरनल मसाइल हैं जो कई दफ़ा हमारे सामने चैलेंजेस के तौर पे आते हैं, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम करते हैं, कभी हम सिस्टम की तरफ देखते हैं कि कहाँ कहाँ चैलेंजेस मौजूद हैं। आई थिंक ये अक्कासी कर रही है ये कहानी हमारी यूथ की बहुत सारे चैलेंजेस की, उनकी थॉट प्रोसेस की, उनके पर्सपेक्टिव्स की, कि कहाँ वो लाचार महसूस करते हैं और वो तब्दीली चाहते हैं, वो बेहतरी चाहते हैं, मुल्क पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। लेकिन आई थिंक दिस इज़ द राइट काइंड ऑफ अ कॉन्वर्जेसन एंड अ स्टोरी दैट वी मस्ट सी। सो आई एम एक्साइटेड अबाउट इट फॉर द 14th of August। लेकिन सबसे पहले इसकी टीम से आपकी मुलाकात करवाते हैं, आप सबके फेवरेट एंड समबडी हु हैज़ अ सुपरस्टार स्टेटस इन पाकिस्तान। अगर मूवीज़ की बात की जाए, बिकॉज उन्होंने अपना करियर मूवीज़ से ही शुरू किया था और अब तक लगभग 150 से ज़्यादा मूवीज़ कर चुके हैं, एक हाउस होल्ड नेम है, इनको हर किरदार में पसंद किया जाता है। तो क्या वजह है कि इस कहानी ने इनको बड़े पर्दे की तरफ दोबारा रिझाया? आइए जानेंगे। सबसे पहले आप मुलाकात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सऊद। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक टू यू। बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। बड़ा अच्छा लग रहा है, रशेस हम देख रहे हैं, बड़ी स्क्रीन पे वापसी हो रही है। एज एन एक्टर, व्हाट डज द बिग स्क्रीन मीन फॉर यू सऊद? ऑलवेज बिग स्क्रीन इज बिग मैजिक। और मैं समझता हूँ कि सिनेमा हमेशा ज़िंदा था, रहेगा। जाहिर सी बात है, बहुत कंपटीशन आ गया है टीवी पे, और टीवी पे जो काम हो रहा है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब। सिनेमा थोड़े वीरान थे, कुछ उदास थे, और अब माशाल्लाह से आने वाला टाइम जो है वो सिनेमा की तरफ ला रहे हैं लोगों को। सेकंड थिंग इज़ कि ये जो फिल्म है ये इसी मौजू पे जैसे आपने कही थी, और हमें ज़रूरत थी कि हम लोगों को थोड़ा सा एक मैसेज दे सकें इस फिल्म के थ्रू, कि जो आजकल आज वो दिन अल्लाह का शुक्र है नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम अपने मुल्क की अच्छाई और बेहतरी की तरफ दौड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये एक संग मील साबित होगा। कोई भी माशरा, कोई भी मुल्क परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कभी कभार जब आपके माशरे में फ्रस्ट्रेशन होती है या आपने किसी भी तरह का इनजस्टिस फेस किया होता है, आपको लगता है आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो दिल में कड़वाहट बढ़ जाती है। आई थिंक तभी इस तरह की कहानियों की बहुत ज़रूरत है। आपसे मैं जल्दी से अपने तमाम मेहमानों का इंट्रोडक्शन करती हूँ सो दैट वी कैन डीप डाइव इनटू इट। इस ज़बरदस्त कहानी, ज़बरदस्त मूवी के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, और ना सिर्फ ये कि बड़े पर्दे आप इनकी डायरेक्शन को देखेंगे, बल्कि साथ ही साथ हाल ही में बड़े ज़बरदस्त सुपरहिट ड्रामों को भी इन्होंने डायरेक्ट किया है, जिसमें बेबी बाजी शामिल हैं, बेबी बाजी की बहुएं शामिल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तहसीन खान। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक।
ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। और आप भी के साथ तशरीफ रखते हैं अजहर कासमी साहब, जो कि यकीनन इस मूवी, इस टीम का हिस्सा हैं एज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, लेकिन साथ ही साथ यू आर ऑल्सो द CEO ऑफ AZ एंटरटेनमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। और मुझे ये भी पता है कि सिंस यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम आउटसाइड पाकिस्तान, तो इस कहानी के बहुत सारे रुख आप पर्सनली भी रिलेट कर सकते हैं कि बाहर रहने वाला शख्स जो परदेश में पाकिस्तानी रहता है वो यहाँ के चैलेंजेस को कैसे देखता है। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अ सेंसेशन व्हेन इट कम्स टू द पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्री। जैसे कि आता है ना कि ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड, तो बहुत कम अरसे में अपनी एक यूनिक जगह बनाई है। आई थिंक ही स्टार्टेड हिज करियर विद सिनफ़े आहन, और आज हम देखते हैं कि बड़े ही कलील अरसे में, 2 साल के अरसे में, ही हैज़ हिज यूनिक पोजिशनिंग। इस मूवी में भी आप इनको देखेंगे, एक बड़ा इंटेंस कैरेक्टर है। आइए मुलाकात करते हैं जुनेद जमशेद नियाजी से। बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक टू यू एज वेल। अच्छा, अगर आप ही से शुरुआत करें, मुझे बताएं इस मूवी से पहले जहां आपके करियर का आगाज़ हुआ, दैट वाज सिनफ़े आहन। जी बिल्कुल। और क्या पेट्रियाटिक प्रोजेक्ट्स को चूज़ करने की कोई ख़ास वजह? इसकी खास वजह तो थी बिल्कुल। जब ये स्क्रिप्ट मुझे मिली, मुझे तहसीन भाई और सौद भाई ने जब सुनाई, सही, तो एज अ यूथ हम बात करते हैं कि लोग हमें फॉलो करते हैं, लोग हमसे इंस्पायर होते हैं, और अगर ऐसी मूवी पाकिस्तान में बनेंगी जिससे लोगों को सबक मिल सके और जिसका हम पार्ट हो सकें, तो ये बड़ी बात है। और आई थिंक लोगों की जब लोग देखेंगे ये वाली मूवी, लोग इंस्पायर होंगे, लोगों को सबक मिलेगा। और आई थिंक अगर 1% लोग भी कुछ बेहतरी की तरफ आते हैं तो हमारा मिशन कामयाब हो जाएगा। तहसीन, ये पैगाम एक मूवी में देना ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज आप नहीं चाहेंगे कि आप प्रीची बन जाएं और लोग कहें कि भाई ये तो हकीकत से बहुत ही दूर कहानी है कि एक शख्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म हो रहा है, और वो फिर भी पाकिस्तान के गुण गा रहा है। कितना मुश्किल था इसको रियलिस्टिक रखना? देखिए, जब सबसे पहले मेरे पास कहानी एजी भाई है, इनकी अपनी लिखी हुई कहानी, जब ये कॉन्सेप्ट मेरे पास लेकर आए जी, तो मुझे उस वक्त बहुत इंस्पायर किया। मुझे लगा कि इसी की ज़रूरत है और इस तरह लगना चाहिए कि लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिले और साथ में वो एक मैसेज भी लेकर जाए। तो उसी के लिए हमने कोशिश की और देखते हैं आप लोग। अजहर साहब, आप क्या कहेंगे? आमतौर पे लोग कहते हैं कि कौमों की ज़िंदगियों में 70-75 साल ज़्यादा अरसा नहीं होते, उनको एक कौम बनने में, साथ में रचने बसने में, एक नेशनहुड की तरफ जाने में बहुत लंबा अरसा दरकार होता है। आज इतने दिहाइयों के बावजूद भी, इतने क्राइसिस में एक साथ निकलने के बावजूद भी, जद्दोजहद करने के बावजूद भी, हम ज़ात पात ज़बान में क्यों बटे हुए आज तक? देखिए, इस मूवी का मकसद भी यही था, इसलिए कि मैंने जो नोट किया है, और मैं जो भी पाकिस्तान से ओवरसीज़ जाते हैं, और लिविंग इन ओवरसीज़ फॉर मैनी ईयर्स, हम लोग पाकिस्तान को बहुत एक डिफरेंट विजन से देखते हैं, बिकॉज वी लव आवर कंट्री, और हमारा एक मकसद ये रहता है कि कुछ पाकिस्तान के लिए करना है हमने। इसलिए एक हमारा मकसद है, जो मेरा ही नहीं है, जो अमेरिकन पाकिस्तानी जितने भी वहाँ पे हैं, दे वांट टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान, बिकॉज वी सी वेरी पॉजिटिव थिंग इन पाकिस्तान, है ना। और मैं जब भी लोगों से कहता हूँ कि अक्सर मैं जाता हूँ ओवरसीज़, जब भी हम लोग कहीं दुबई, कतर, इधर उधर जाते हैं, तो अक्सर पूछते हैं कहाँ से हो? तो मैं पाकिस्तान से। कहते हैं कहाँ से पाकिस्तान से? मैंने पूरा पाकिस्तान में रहा। तो मैंने कहा मैं आपको एक जगह क्यों बताऊँ? डाक खाना मिलाने की कोशिश कर रहे होंगे डाक खाना। लेकिन बस मैं सबों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जब भी ओवरसीज़ जाएँ तो आप बताएं हम पाकिस्तानी हैं, दैट्स इट। हम क्यों बताएं हमारा कौन सा सूबा है, कौन से इलाके में रहते हैं, कौन सी ज़बान बोलते हैं। वंस वी आर ओवरसीज़ वी आर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। नस्ल की बात की जी, हम लोग इसी चीज में फंस के रह गए। हम लोग एक चीज भूल गए हैं कि हम लोग पहले इंसान हैं, हम इंसानियत भूल गए। बिल्कुल। और जब तक इंसानियत नहीं तो ये बाकी चीजें कोई मायने नहीं रखती है। तो हम लोग जो मैसेज है इसके अंदर वो इंसानियत का है कि सब बराबर हैं, कोई भी एक दूसरे से ऊपर सुपीरियर नहीं है। अच्छा, इसके अंदर भी एक मुझे पर्सनली लगता है कि एक राय ये होती है कि सबका एक होना या एकजुट जाना, लोग ये समझते हैं कि शायद जो मेरी मुनफरिद शनाख्त है उसको मैं कहीं खो रहा हूँ। लेकिन अगर आप किसी एक सिंधी में हम देखते हैं ना कि बहुत खूबसूरत सी रली होती है, तो वो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनका रंग अलग है, जिनका टेक्सचर अलग है, और वो मिलकर एक डिज़ाइन बनते हैं। मुझे लगता है कि हमारे हर इलाके की जो अलग ज़बान है, अलग फ्लेवर्स हैं, अलग सोच है, या उनकी पोइट्री फ़र्क है, ये सब एक साथ मिलकर तो एक और ज़्यादा खूबसूरत शक्ल बनाते हैं। बिल्कुल। कल्चर की बात करिए, कल्चर सिंधी हो, पठान का हो, किसी का भी हो, मैं समझता हूँ कि उनको ओन करना चाहिए अपने कल्चर को और अपनी ज़बान को। लेकिन हम इंटरनेशनली बात कर रहे थे, जैसे एजी ने की कि एज ए पाकिस्तानी हम बाहर जाएं ताकि हमें कोई अलग डिवाइड ना करे कि हम सिर्फ एक हैं। लेकिन इफ़ आई टेक यू बैक टू योर अर्ली करियर डेज, आपने शुरुआत की लाहौर में, लाहौर की बड़ी स्क्रीन से, आपको ये
प्रॉब्लम, ये फ़र्क, ये तफरका लगता है कि जब आप कराची आए तो हाथों हाथ लिया गया या सेटल होने में, एडजस्ट होने में वक्त लगा? मैं कराची से गया था और बेसिकली तो मैं यूएस में था, वहाँ से कराची और कराची से लाहौर गया, अब वापस कराची आ गया हूँ। तो मुझे तो कितना डिफरेंस कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि जो काम करने वाले लोग हैं ना, असल जो ना जो काम कर रहे हैं ना वो उसको परेशानी नहीं है, जो नहीं कर रहा उसको होती है परेशानी, वक्ती होती है। कुछ फेवरिज्म मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में ही है। आपने तो फिर ये टीम तो साथ साथ चलती है ना, हाँ। बेबी बाजी बनाया, बेबी बाजी की बहुएं बनाया, ये आप तो खुद टीम साथ लेके चल रहे हैं। नहीं, ये इनकी मोहब्बत है तहसीन की भी, कि हाँ। उन्होंने उस वक्त उस इतने मुश्किल हम लोग के पास जो टाइम था उसमें बड़े बिजी थे, और हाँ। उसमें हम लोग की शूट्स जो थी डे नाइट चल रही थी, उसमें फिल्म भी की, और फिल्म ऐसी थी कि सुबह ये 8 बजे सेट पे जाते थे। जो लोकेशंस हमने की हैं वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अभी तक किसी ने एक्सपोज नहीं की है। ये तहसीन भाई, मैं और हमने मिल के एजी ने कि इसको करें, और तहसीन का इसमें फाइनल डिसीजन होता था। तो इसने ये सबको जोड़ा। इवन के जो करेक्टर्स आप देखेंगे उसमें एक जिसको भी रखा है उसका वही करेक्टर और वही है, और बहुत बड़ी कास्ट है इस फिल्म में। आप देखें तो इंशाल्लाह लोग देखेंगे। इसमें ये नहीं कि सिर्फ एक ड्राई फिल्म है, इसमें सस्पेंस, थ्रिल, मैसेज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग बैठ के देखेंगे। और मैं समझता हूँ जो उसके लिंक आएंगे ना तो लोगों को मज़ा आएगा। एक फिल्म होती है ना कि शुरू होती है तो पता लग जाता है कि इसका एंड क्या होगा, इसका एंड नहीं प्रेडिक्टेबल नहीं है इतनी ज़्यादा वैसे। लेकिन ये हुनर तो आपको आता है कि ऑडियंस को जोड़ के कैसे रखना है कहानी से, ये वी नो थ्रू द ड्रामा। लेकिन सब कहते हैं कि फिल्म की ग्रामर बहुत मुख्तलिफ होती है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें, और वो भी एक रात की कहानी लेके जाना कि वो ड्रैग भी ना हो, मल्टीपल कैरेक्टर्स, ये कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? देखिए, किसी भी डायरेक्टर के लिए जो पहला उसका ड्रीम होता है वो तो सिनेमा ही होता है, फिल्म ही होती है, वो वही करना चाहता है। हमें ड्रामा, क्योंकि एक बड़ी कहानी होती है, बहुत ज़्यादा टाइम में हमने सुनानी होती है टीवी पे मुख्तलिफ, तो उसमें बड़ी डिटेल्स में हमें जा रहे होते हैं। जब हम फिल्म पे जा रहे होते हैं तो हमें स्पॉट ऑन वही बात करनी होती है जो व्यूअर को डायरेक्ट स्ट्राइक करेगी। बिल्कुल। तो इसके लिए मुझे लगा कि जब आपके पास कंटेंट स्ट्रांग हो तो फिर आपको कहानी सुनाने में इतनी मुश्किल नहीं होती। आपके पास अच्छे किरदार हैं, अच्छे अदाकार हैं, मकसद की आप बात कर रहे हैं, बिला वजह हम ड्रैग नहीं कर रहे, कोई ज़बरदस्ती के कॉमेडी नहीं डाल रहे। तो जब आप मकसद की बात कर रहे होते हैं तो उसको बताने में इतना मुश्किल नहीं आता। देखिए, बताएं, मूवी का नाम है हम सब, और आपने इतनी बड़ी कास्ट, इतने बड़े बड़े सितारे इसमें लिए हुए हैं, आपस में कितना एका था? कहीं वहीं पे तो नहीं इसका मैसेज आपको बार बार रिपीट करना पड़ रहा था कि भाई हम सब साथ हैं, एक प्रोजेक्ट है, चलो मिलकर काम करते हैं? देखिए, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि जब हमने ये शुरू किया था ये ड्रामा भी, तो ये टीम उस वक्त भी ऐसे साथ थी कि जिस दिन जिसकी शूट नहीं होती थी वो भी घर से उठ के आ जाता था कि मैं बोर हो रहा था यार, तो इतनी आदत एक दूसरे की पड़ गई थी। तो साल, 2 साल, 2-3 साल हम लोगों ने साथ ही काम किया। It's been almost more than 3 years. 3 साल से हम सब साथ हैं। तो हम सब बन गए साथ। तो भी साथ जुड़ता रहा, वो इस पॉजिटिव एनर्जी में इंक्लूड हो गया। उसे भी वो फील ही नहीं हुआ कि इनके बीच में कहीं आपस में ऐसा है। और हम जो मूवी से भी जो बयान करना चाह रहे हैं वो यही है कि हम अपनी शनाख्त छोड़े बगैर अलग अलग जो इनफरादियत है वो रहनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा जी, जिस तरह एक्सेप्टेंस ऑलरेडी हो जाती है ना, अब जैसे ईद का मौका है तो आप उस बात पे भी एक तरह से कंसेंसस बिल्ड कर ही लेते हैं कि आज मेन्यू क्या होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कुछ लोगों की फरमाइश थी कि चाइनीज़ होना चाहिए, फिर हमने कहा नहीं भाई, पुलाव तो हमारा रिवायती है, वो होना चाहिए। सब चीज़ें तैयार हैं। मेरे ख्याल में अगले ब्रेक के बाद जब सिमरा आते हैं तो अपने मेहमानों को भी टेस्ट कराएं। हमारी शेफ़ सिमरा बहुत टैलेंटेड है, हमारे साथ ये थ्रू आउट द मंथ ऑफ रमज़ान भी रहीं और रोज़ हमारे सब्र को और हमारे रोज़े को आजमाती रहीं। आज हमें ये मौका मिला है कि इन्होंने जो बनाया है उस पर हम टूट पड़ेंगे। और जिस तरह मैंने आपको बताया था, हम सब की टीम हमारे साथ मौजूद है, और अभी हमें कहा गया कि इनके सबसे सीनियर टीम मेंबर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं एक्टिंग में, माशाल्लाह 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। और देर होने की वजह शायद ये थी कि कसाई शायद लेट पहुँचा होगा। हमारे साथ मौजूद है फजल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम फजल, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। जैसे मैं सीनियर कहती हूँ ना, हमारे वैसे जर्नलिस्ट में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, आपको पता है। हम किसी को पैनल में बुलाएं तो कहते हैं जी सीनियर एंकर पर्सन लिखें, सीनियर जर्नलिस्ट लिखें। आप अपने साथ सीनियर एक्टर लिखवाते हैं? नहीं, मैं ऐसे, और मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट हो रही थी कि यार बहुत लोग बैठे हैं तो ये। नो, बट माशाल्लाह यू स्टार्टेड आउट एज अ चाइल्ड एक्टर। या और ये इत्तेफाक कैसे हुआ? बिकॉज यू बिलोंग टू द फ्रेटर्निटी, किस तरह लिंक बना? मेरे बाबा एक्चुअली डायरेक्टर हैं। तो जब मैं छोटा था, 3, साढ़े 3, 4 साल का,
तो मैं खुद उनसे कहता था कि मुझे एक्टिंग करनी है, बट ही सेड कि आपको मैं ले जाऊंगा, अगर तो आप में टैलेंट हुआ तो ही मैं आपको चांस दूंगा, अदरवाइज नहीं। फिर एक टेलीफिल्म शूट करे थे वो, उसके अंदर उन्होंने मुझे चांस दिया और मैंने अच्छा परफॉर्म किया उधर। सही। फिर वहाँ से करते करते बिग स्टार्ट बन गया। और फिर क्या बात है। अच्छा, आपको तो याद होगा सर कि इनिशियली व्हेन वी यूज्ड टू हैव ईद लाउंजेस और प्राइवेट मीडिया भी आया या पीटीवी पे, ये सब चीज़ें लाइव होती थी, तो एक वही एक समा आपको लगता था कि एक्चुअल ईद वाले दिन मुलाकात हो रही है। डू यू मिस दोस टाइम्स? दोस वर सिंपलर टाइम्स। नहीं, पहले होता था लेकिन उसको लाइफ थोड़ी इजी थी तो हाँ। हो जाता था मैनेज, लेकिन अब मुश्किल होता है। अब फैमिलीज, बच्चे और रिश्तेदार, फिर कुर्बानी, हाँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई कि आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर सकें, और फिर आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, शो में पूरी वो नहीं कर सकते, कहीं जाएंगे तो आपका दिमाग नहीं चलेगा इतना, मेरे हिसाब से, क्योंकि शायद जिस जगह पे मैं अब आ गया हूँ उस वजह से हो सकता है ये कर सकें, फजल कर सकें या जुनैद, ये लोग क्योंकि अभी यंग हैं तो ये लोग। अच्छा, बल्कि मैं पूछना चाहती थी कि इस दफ़ा जुनैद माशाल्लाह बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ये 2-3 सालों में ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है, पब्लिकली आपको रिकग्नाइज़ किया जाता है। इस दफ़ा कुर्बानी का जानवर ख़रीदना मुश्किल था या आसान था? मैं सच बताऊं तो मैं नहीं जाता कुर्बानी के जानवर खुद खरीदने के लिए। अच्छा। मैं किसी को बोल देता हूं कि यार हाँ। प्लीज, क्योंकि आपको पता है कि बाहर जाओ तो बहुत मुश्किल होता है। आपको लगता है आपको देखकर कीमत बढ़ा देंगे? कीमत बढ़ा देंगे वो एक तो। रज़ा साहब, ख़ास तौर पे हमने देखा कि अभी पाक भारत की इतनी कशीदगी थी, यानी जंग के बिल्कुल हम दहाने पर थे, लेकिन मैं देख रही थी कि ऑनलाइन वो तमाम लोग जिनका किसी ना किसी वजह से पाकिस्तान हाल ही में आना हुआ था, वो यहाँ की मेहमान नवाजी की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह रहे थे। उन्हें कहने लगे अगर हम बता देते थे कि हम भारत से आए हैं और हम एज ए टूरिस्ट आए हुए हैं तो हमसे कोई पैसे ही नहीं लेता था किसी चीज़ का। हमने चाय भी तो मुफ्त में पिलाई थी। नहीं, वो मुफ्त में, वो बहुत महंगी चाय थी जुनैद, वो मुफ्त में नहीं थी। नहीं खैर यहाँ पे तो खैर ऑनेस्टली जितने भी हाँ। लोगों से मैं मिलता हूँ और जितने लोगों के साथ हम एसोसिएट हैं, तो इतने फ्रेंडली, इतने हेल्पफुल, हाँ। मुझे तो हमेशा पाकिस्तान पॉजिटिव नज़र आता है, मुझे कोई बुरा नज़र ही नहीं आता। आजकल तो एक फॉर्मेट बड़ा हिट है ना, जिसके अंदर आपके सीनियर एक्टर्स हो सकता है शाम के वक्त आपकी आईवी एपिसोड पे क्रिटिक करते हैं, ठीक है, और बताते हैं आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। अब वो खुद सीनियर हैं, ठीक है, उनकी जो बात होती है वो दिल को लगती है, अगर तो वो ज़्यादा तनकीद कर दें तो आप बुरा मनाते हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा तनकीद नहीं करनी चाहिए। हाँ। एज अ यंग एक्टर, ठीक है, हम लोग जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं, लोगों को नहीं पता कि कैसे कर रहे होते हैं, कितनी गर्मी में काम कर रहे हैं, कितनी मुश्किलात में। जैसे हम लोग अगर 7 बजे का सोप कर रहे हैं, उसमें दिन में 14-15 सीन होते हैं। सही। और वो कैसे हो रहे होते हैं वो हम लोग को ही पता होता है कि हम लोग को टाइम नहीं होता कि यार वो इतने सही से रिवाइज कर सके हर चीज। तो बहुत ज्यादा नहीं, हाँ, अगर उनको ये लगता है कि इसकी बेहतरी के लिए तो उस वे में करना चाहिए, ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत हार्श हो गए हैं। एज अ डायरेक्टर, जब आपकी डायरेक्शन पे इस तरह की तनकीद आ रही होती है और बड़े बड़े नाम हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होता है तहसीन? जो सही तनकीद होती है उसको पॉजिटिवली लेते हैं, और हाँ। वो पता चल जाता है जब सामने वाला बोल ही रहा होता है तभी पता चल जाता है। जैसे कि बाज़ औक़ात जब आपको कुछ नहीं मिल रहा होता तो आप बहुत ही और माइन्यूट चीज़ों पे, बिल्कुल ही ऐसी बातों पे बात करना शुरू कर देते हैं, तो पता चल जाता है यानी कि आप अच्छा कर रहे हैं। हाँ। कि उनको कोई पॉइंट मिला नहीं तो वो इन बातों पर आ गए। एंड एज अ प्रोड्यूसर आप दिल पे लेते हैं इस तरह की क्रिटिक को? मैं लड़ाई करते हैं, फोन उठा के कहते हैं ये कैसे कहा आपने मेरे ड्रामे के बारे में? नहीं, मैं देखता भी नहीं, मैं देखता भी नहीं। अच्छा। हाँ, अगर कोई चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ। हाँ। जो बात होती है, और वो बातें कुछ ऐसी हैं जो हैं, कहनी पड़ती हैं, समझानी पड़ती है। मेरे से भी इतना एक इशू होता है कि जो काम करने आए ना, वो करने के बाद जो मर्जी करें, सही, उस वक्त को जो ना यूटिलाइज करें, सब सुकून से रहेंगे। उसके बाद हम खुद इंजॉय कर रहे होते हैं। हम लोग रातों को जाग रहे होते हैं, शूट खत्म होती है रात 10 बजे, तो हम सुबह 3 बजे तक बैठे हुए खाने खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो हमारे अंदर ये चीज़ें हैं नहीं कि हम कोई किसी को क्रिटिसाइज करें, हम इंजॉय करते हैं। नहीं, मुतमईन है, दिल मुतमईन है, अगर आपको लगता है कि आपने दिल से काम किया, मेहनत से काम किया और रिजल्ट वो नहीं आया, तो लोग जो भी बोलते रहे, आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। वो आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत से काम किया, बड़ी लगन से काम किया, और उससे फर्क नहीं पड़ता फिर लोग जो भी बोलते रहे, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि आपने कैसे काम किया। आप अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ जो परसेप्शंस हैं, जुनैद, ये जानना चाहूँगी कि एक कामयाब एक्टर का परसेप्शन क्या है, कि उसको बड़ी प्रोडक्शन हाउसेस की ड्रामों में कास्ट किया जाए,
उसके किरदार को या वो भी जो भी कैरेक्टर अदा कर रहा है उसको बहुत पजीराई मिले, उसकी फॉलोइंग इंस्टाग्राम पे बढ़ जाए। हमारे यहाँ कामयाबी का पैमाना क्या है आजकल? तो इंस्टाग्राम का पैमाना, सॉरी मैं बता दूं, कामयाबी का पैमाना ये है कि जो शुरू के 3 चैनल पे आपकी प्रायोरिटी है काम करने की। बिल्कुल सही है। क्योंकि उन तीनों पे अगर आपको काम मिल गया, आपके रेटिंग भी आ जाएगी ऑटोमेटिकली, और उसमें आपके व्यूज भी आ जाएंगे। सही। और लोग आप उसको वो वहाँ से स्टार बन जाता है। लेकिन मेरी नज़र में जो 4th लेयर वाले चैनल्स हैं ना, अगर उस पर आप अपने नंबर दें और उस पर आप कुछ करके दिखाएं, मेरी नज़र में वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, बहुत बड़ा। जैसे मैं एक ही मिसाल दूंगा आमिर लियाकत मरहूम की, कि जिस चैनल पे जाते थे वो चैनल नंबर 1 हो जाता था, यानी लोग घूम के जाते थे ना वहाँ पे, ठीक है, वो देखना जो भी था। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट बता रहा हूँ, तो मेरी ये सिर्फ इख्तलाफ है, था और रहेगा। मुझे बताएं, मैसेज जिन स्टोरीज से, जिन कैरेक्टर्स से आजकल कनेक्ट कर रहे हैं, उन पे ये तनकीद है या उन पे ये इल्ज़ाम है कि ये बड़े टॉक्सिक कैरेक्टर्स हैं, आप माशरे में नेगेटिव चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। आपकी बात इन पर्टिकुलर नहीं करी कि हमारी कहानियाँ, यानी हमारे जो हीरोज़ हैं उनको बड़ा अग्रेसिव दिखाया जाता है, बड़ा कंट्रोलिंग बिहेवियर उनका दिखाया जाता है, एंड फॉर सम रीज़न पीपल आर सेइंग कि इसको हम ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं। एज अ डायरेक्टर आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हम नहीं कर रहे, ग्लोबल फिनोमेना है। ग्लोबली अब जो है वो बैड बॉयज को लाइक किया जाता है, लोग पसंद करते हैं, आप देख लें। मगर एंड ऑफ द डे मैसेज, जो मैसेज है वो है ना असल चीज, वो तो बहुत छोटे से टाइम का है, वही पर्टिकुलरली तो हम सारा वही बताए जा रहे हैं। 26 किस्तों में से 20 में तो बैड बॉय जीत रहा होता है। आप लोग पसंद कर रहे हैं, लोग जो देख रहे हैं, अगर आप व्यूज देखते हैं, आप कहते हैं कि ये बैड बॉय दिखा रहे हैं, लोग देख रहे हैं ना। मेरी डिस्कशन हुई इस बात पे, मैंने कहा यार हम लोग इन सोशल इश्यूज पे क्यों नहीं बनाते ड्रामास। उन्होंने कहा लोग देखते ही नहीं है, लोग वही देखते हैं जो चल रहा है। लेकिन अगर आपके मिजाज से बहुत मुख्तलिफ हो, यानी मैं बेचारे दानिश को देखती हूँ, उसका हर कैरेक्टर इसी तरह का है, वेरी अग्रेसिव, लड़की को उठा लिया, फेंक दिया, यू नो, एंड शी बेचारी हैज नो से इन दैट। अगर आपको ये कैरेक्टर ऑफर हो, कोई अपनी पर्सनल से रखोगे नहीं यार ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं मार धाड़ हो सकती, थप्पड़ नहीं मारूंगा, कभी कहा है? नहीं, ऐसा देखिए, थप्पड़ के ऊपर मुझे इख्तिलाफ रहता है कि ऐसे थप्पड़ नहीं मारूंगा, लेकिन अगर जैसे एग्रेसिव कैरेक्टर्स हैं ये आते हैं, ठीक है, ड्रामास में, और आप करने में कोई हर्ज नहीं है, और हमारी आवाम देखती है। अच्छा, आप अगर कहें ना कि हमारी आवाम नहीं देखती, मुझे लगता है एक्टर की ये से होनी नहीं चाहिए। सर मैं थप्पड़ पे एक बात बताऊं, जब बेबी बाजी मैं कर रहा था तो मैं एक बहुत सिंपल सादा शौहर, एक अच्छा भाई, शरीफ इंसान, और मेरी बेगम मुझे बहुत टॉर्चर दे देती थी, पूरी फैमिली को उसने, जवेरिया जिसे अजरा का कैरेक्टर बहुत हिट हुआ। तो वो चलते चलते चलते, क्योंकि ये डायरेक्टर का भी काम है, ये सिर्फ ये नहीं होता कि स्क्रिप्ट ने लिख दिया तो उसके बाद करे जाए। अगर डायरेक्टर को पता है कि मैंने कहाँ पे लाके, जो मेरी लाइन है उसको कहाँ पे लाके रोकना है, तो थप्पड़ कभी कभी काम आ जाता है। बिल्कुल। जब वो कौन से एपिसोड में मारा था मैंने जवेरिया? लास्ट 64th एपिसोड था, लास्ट एपिसोड से 2 एपिसोड 3 एपिसोड पे 2 एपिसोड बने मारा था शायद। वो थप्पड़ मारा था तो थप्पड़ पूरी दुनिया में चला था, और उसका बोले कल ही मुझे ह्यूस्टन से हमारे दोस्त आए थे, बता रहे थे कि वो जश्न चमाट था, बाकायदा लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया। देखें, कुछ जगहों पे आके आपको रोकना है ना, और एक बदमाश दिखाते हैं। हम शुरू से मैंने भी वही फिल्में की हैं कि एक बदमाश और एंड में जाके वही सबसे शरीफ टर्न ले लेता है कि यार मैं क्या कर रहा था जिंदगी में। और इतना नेगेटिव और इतना एक्शन काम करने के बाद इन्होंने मुझे इस ड्रामे में एक शरीफ इंसान दिखाया, जो मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था अंदर से कि यार ये लोग मुझे मानेंगे नहीं मानेंगे कि एक शरीफ भाई, सीधा साधा इंसान, या वो इसी जस्तजू में रहेंगे कि अब देखो इनका नेगेटिव कैरेक्टर निकल के आएगा, अब पता चलेगा। जैसे आपने भी कहा ना टॉक्सिक वाली बात की, मैं टॉक्सिक वाली बात पे कह रहा था कि ऐसे कैरेक्टर्स जो शुरू में दिखाते हैं कि शुरू से ही मार धाड़ रहे हैं, लड़की को भी मार रहे हैं, उस पर जुल्म कर रहे हैं, और इन दी एंड वही बंदा हीरो बन के निकलता है और लड़की उसको माफ कर देती है, हर चीज नॉर्मल हो जाती है, और लड़की उसके पीछे भी पीछे लगी हुई है कि यार मैं इसी से ही प्यार करती हूँ, ये मारता रहा है मुझे, तो वो गलत है। अच्छा, एक सवाल मैं फजल से इसी बारे में कर लेती हूँ। मुझे बताएं कि कुछ ड्रामों में अब उन्होंने नया एंगल भी इसमें, उन्होंने कहा बस जी विमेन एम्पावरमेंट आ गई है, फेमिनिज्म आ गया है, लड़की को थप्पड़ पड़ेगा, लड़की भी पलट कर थप्पड़ मारेगी। अगर ये सीन आपको दिया जाए, वुड यू बी ओके थप्पड़ खाने के लिए? वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर तो सिचुएशन ऐसी होगी, हेलमेट पहन लेना कि अगर जरूरी होगा तो उस पे मुझे नहीं लगता कि अगर कहानी कोई एक्टर बोले कि यार नहीं, अगर तो जरूरत है तो करना पड़ेगा।
ठीक है, so you have no qualms about it. पढ़ जाए, पलट के थप्पड़ पड़ जाए. What about you, जुनैद? आखिरी सवाल यही. नहीं, बिल्कुल, अगर कैरेक्टर ऐसा डिमांड है, कैरेक्टर की डिमांड है कि मुझे पढ़ जाए, और मुझे, मैं एक ड्रामा कर रहा हूँ, उसमें मुझे पढ़ा भी है. खामोशी नोट्स ले रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा किन किन चीजों पे आमादगी का इजहार हो रहा है, अगली दफा हम करवा के छोड़ेंगे. उसमें मुझे पढ़ा है, और आई डोंट माइंड कि जो कैरेक्टर में है वो है, उसमें मैं बुरा बना हूँ, मुझे पढ़ गया, मुझे लग गया. क्या बात है. अच्छा, एक आखिरी आप दोनों की तरफ से पैगाम उन तमाम आपके देखने वालों के लिए, फैंस के लिए, और जैसे आपने कहा कि बैड बॉयज़ का ज़माना है जी, बैड बॉयज़ को पसंद किया जा रहा है, तो फिर गुड बॉयज़ क्या करें, ये ज़रा बताएं. और गुड बॉयज़ जो बेचारे आपको इस वक्त शो पे देख रहे हैं, वो क्या करें? वो बैड बॉय बनने की तैयारी करें या अपनी सच्चाई पे, अच्छाई पे कायम रहें? जैसे हैं वैसे रहें. सही. ठीक है, बैड बॉय बन के कोई फ़ायदा नहीं है. हाँ. इन दी एंड आपके अच्छे अमाल, आपकी अच्छी नीयत ही आपके काम आती है. ये बैड बॉय बन के आप लोगों को शायद पसंद भी आ जाए कुछ अरसे के लिए, लेकिन इन दी एंड वही लोग कामयाब होते हैं जिनकी नीयत अच्छी होती है, जिनके अमाल अच्छे होते हैं. जिंदगी में वो कामयाब होते हैं, आखिरत में भी वो कामयाब होते हैं. क्या बात है. और इसी मैसेज के साथ, एक बड़ा ही प्यारे मैसेज के साथ ये मूवी आ रही है जी, इसको 14 अगस्त को ज़रूर देखिएगा. उसके बाद भी, अमीद के बाद भी टीम को बुलाएंगे और मज़ीद उनकी रिफ्लेक्शंस लेंगे. अब तो मुझे लगता है कि ये जो प्रमोशंस हैं, जो इसका कैंपेन है, वो इस वक्त शुरू हुई है. All the very best to you, sir, Tehseen and Aziz साहब. I think this is something जिस पे आपने, आपकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये कामयाब होगी, व्यूअर्स इसको पसंद करेंगे और जौक दर जौक जाएंगे. देखें जी, 14 अगस्त को हमें अभी पता चला है कि लॉन्ग वीकेंड भी आ रहा है, थर्सडे को पड़ेगा, सो यू हैव नो एक्सक्यूजेस, डू गो आउट एंड वॉच हम सब. और इसी के साथ आज के हमारे ईद स्पेशल से हमें इजाज़त दीजिए. शेफ़ सिमरा के बनाए हुए ज़बरदस्त खानों को हम एंजॉय करेंगे. आप भी अपने प्यारों के साथ, अपने मेहमानों के साथ इस दिन को खूब अच्छे तरीके से मनाइए. इंशाल्लाह ताला आपसे जल्दी मुलाकात होगी. खुदा हाफ़िज़.